अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में जनाब साबिर शाकिर और लाहौर में आरिफ हमीद भट्टी साहब। अब एक नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। इमरान खान का कौमी असेंबली में खिताब, अयाज सादिक को स्पीकर मानने से इनकार कर दिया। कहते हैं अयाज सादिक गैर जानिबदार नहीं रहे, अब उन्हें स्पीकर नहीं सिर्फ अयाज सादिक कहूंगा। बांग्लादेश में फांसियों का मामला, जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में वजीर आजम सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाजी धरना, इंतजामिया ने रेड जोन जाने वाले रास्ते सील कर दिए। कराची पीएस 127 में जिमनी इलेक्शन, कहीं मार कुटाई, कहीं गोलियां चली तो कहीं इंतखाबी कैंप उखाड़ दिए गए। यौम दिफा की तकरीब में विफाकी वुज़रा के चेहरे क्यों उतरे हुए थे। फैसलाबाद में कॉम्बिंग ऑपरेशन, वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह के साथियों के घरों की तलाशी, इशफाक चाचू और शेख दानिश गिरफ्तार। वैक्सीन की खरीदारी में बेज़ाब्तियां, प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स ने बहुत पहले ही ये मामला उठा दिया था। अब ऑडिटर जनरल ने भी घपलों की निशानदेही कर दी है। क्या विफाकी वजीर सेहत सायरा अफजल तारर ऑडिटर जनरल के खिलाफ भी पेमरा जाएंगी? नाज़रीन, आपने टॉप स्टोरीज़ आपने सुनी देखी और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज जो इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में खिताब किया, एक तकरीर की और उनकी ख्वाहिश थी कि अयाज सादिक साहब वहाँ पर हों तो उनके सामने वो बात करें, लेकिन अयाज सादिक साहब खुद नहीं आए। मलिक परवेज़ साहब को उन्होंने कौमी असम्बली की सदारत पे बिठा दिया, वो एक आज के पैनल में शामिल थे। एक तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा, उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जैसे ही ऐलान किया इमरान खान साहब ने वहाँ पे जाके बात करने का, तो अयाज सादिक भाग गए। अयाज सादिक में इतनी अखलाकी कुव्वत नहीं थी कि वो आज सामना कर सकते इमरान खान की तकरीर का, इमरान खान के सवालों का। साबिर शाकिर, ये वाकई भाग गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था या क्या हुआ, क्या आज क्यों नहीं आए स्पीकर साहब? क्योंकि इमरान खान ने पहले ऐलान किया था कि वो आएंगे, सवाल करेंगे। तो सियासत में तो लोग सामना करते हैं एक दूसरे का, लेकिन आज स्पीकर साहब आए नहीं, अपनी कुर्सी छोड़ दी उन्होंने। ये काम स्पीकर साहब ने दानिस्ता किया, क्योंकि उनको इल्म था कि इमरान खान साहब आज स्पीकर की अखलाकी कानूनी हैसियत पे सवाल उठाएंगे और अपने जो रेफरेंस है उसके बारे में काफ़ी तैयारी करके आए थे इमरान खान। जो नवाज शरीफ साहब के बारे में उन्होंने रेफरेंस फाइल किया है उनके बारे में, और अपनी सफाई में उन्होंने कहना था, लेकिन बहुत सारी बातें उन्होंने रोक ली इमरान खान ने, क्योंकि सामने परवेज़ मलिक साहब बैठे थे और इमरान खान साहब, हैरत है कि इमरान खान साहब परवेज़ मलिक साहब को नहीं जानते। ये कई मलिक साहब के भाई हैं गालिबन, बल्कि यकीनन, और कयूम मलिक साहब वही हैं जिनके ज़रिए सज़ा दिलवाई गई थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को नाअहल करार दिलवाया गया था, और ये परवेज़ मलिक साहब के भाई कयूम मलिक ने जब उनको नाअहल कर दिया, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नाअहली का रेफरेंस भेजा गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सितंबर 99 में, जिस तरह आज इमरान खान को भेजा गया, क्योंकि अपोजिशन अहम रहनुमा है इस वक्त इमरान खान, और उस वक्त अपोजिशन रहनुमा थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये सितंबर 99 में गया था, तो अक्टूबर 99 में मियाँ साहब की हुकूमत चली गई थी। लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो साबिर, ये तो एक हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, बिल्कुल ये बात आपकी सही है। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो इलेक्शन था वो भी अयाज सादिक के खिलाफ लड़ा था, तो ये बहुत अच्छा होता जब रेफरेंस उनके खिलाफ आया था इमरान खान के, तो वो उसको डिप्टी स्पीकर की तरफ रेफर कर देते, किसी और को फैसला करने देते। लेकिन उन्होंने खुद फैसला किया, इलेक्शन भी उनके खिलाफ लड़ा था, फिर इमरान खान ने भी उनके खिलाफ। इसमें एक बात बता दूं, थोड़ा सा नजर आ रहा था कि जाती जो एक जाती चीज है वो भी शामिल थी। एक बात बता दूं कि इस रेफरेंस को एक तो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब, आपको पता है कि इतने आज़ाद नहीं हुए, और वो उन्होंने ये काम किया है और दबाव में आके किया है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर था मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत का। और इसमें एक और अहम किरदार है, उन्होंने दबाव के बगैर किया अभी तक। पसे पर्दा, मैं बताता हूँ, पसे पर्दा एक और अहम किरदार हैं जिन्होंने
पूरा एक रिप्लाई तैयार करके दिया स्पीकर साहब को कि जनाब इस तरीके से आप इसको हैंडल करें और ये रेफरेंस भेजें, और उनको एक अहम ओहदे पे तैनात भी कर दिया गया है। ग्रेड 22 की पोस्ट उनको दे दी गई है। उनकी उम्र इस वक्त को मेरा ख्याल 70-75 साल है। उनको अहम ओहदा भी दे दिया गया है। तो ये तो उन्हें ग्रेड 32 की जॉब देनी चाहिए थी, आप कह रहे हैं सिर्फ 22 की जॉब दी। ग्रेड 32 होता नहीं है, अदरवाइज हो सकता है मराहत में वो ग्रेड 56। अच्छा, मुझे भट्टी साहब के पास जाना है। मैं आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझे भट्टी साहब की तरफ जाना है। भट्टी साहब, जो रेफरेंस इमरान खान के बारे में था उसको मंजूर किया स्पीकर ने और उसको इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ है, इसलिए कि इससे ये साबित हो गया कि ईमानदार और ऑनेस्ट आदमी, उनका कौमी असम्बली में कोई काम नहीं। ये तो जो बड़ा कमीशन माफिया, माल बनाने वाले पार्टियां, ये तो उनका हाउस है। इमरान खान को वहां से निकल ही जाना चाहिए, क्योंकि वो तो वहां पे फिट ही नहीं है। वो तो ईमानदारी की बात करते हैं, एहतसाब की बात करते हैं, और वहां पे जो लोग हैं वो तो एक लीग की सूरत, एक खानदान की सूरत, एक दूसरे को बचाने और माल बनाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि इमरान खान के बारे में रेफरेंस भेज दिया गया, मियाँ साहब और महमूद चकज़ई वगैरह में स्पीकर साहब या सदस्य साहब ने रोक लिया। गुजारिश है, जब कोई भी इंसान किसी भी अहम मनसब पर बैठकर दूसरे के साथ ज्यादती करे, नाइंसाफ़ी करे, तो फिर उसका अपना ज़मीर भी मरामत करता है। अगर हो, मैं समझ भी किसी से करूंगा तो मैं शायद उसको फेस नहीं कर सकूंगा। अय्याज सादक साहब ने बहुत बेहतर फैसला किया, बहुत अच्छा फैसला किया कि उन्होंने हकायक का सामना नहीं किया और वो भाग गए। क्योंकि मेरे अभी साबर साहब फरमा रहे थे कि उन पर बड़ा दबाव है। यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरे भाई को शायद पता नहीं, पाकिस्तान में जमहूरियत आ चुकी है, जमहूरियत के यहाँ दावा आ चुका है। स्पीकर कभी दबाव के तहत फैसला नहीं करता, आइन और कानून के मुताबिक करता है। वो तमाम जमातों का स्पीकर होता है। उसका गैर जानिबदार होना असम्बली के जिंदा होने की अलामत है। अगर उसकी जानबदारी नजर आ जाए तो ऐसा लगता है असम्बली में जान नहीं रही, वो कानून साजी करने के काबिल नहीं रही। तो मुझे की बजाय लाउड स्पीकर बन गया, क्योंकि आपने कहा कि सबका स्पीकर होता है, बड़ा स्पीकर होगा ना फिर तो। अब तक तो गुजारिश है कि मलक परवेज साहब बैठे थे तो बेहतर फैसला था। अगर अय्याज साहब सादक बैठे होते तो यकीनन बदमज़गी होती। देखें, मुझे इलेक्शन जिताने के लिए एक हारे हुए आदमी को आप कामयाब करवा दें, धांधली के रिकॉर्ड ऐसे बना दें जो हिस्ट्री में कभी ना बने हो, 70 हज़ार वोट की वेरिफिकेशन ही ना हो, और मैं ना सिर्फ मैंने बांजोबर के स्पीकर हो जाऊं, फिर मैं मुल्क दुश्मन क्या, मुझे जो हुक्मरानों ने जिनमें मेरे पे नायात की होगी, मेहरबानी की होगी, मुझे स्पीकर के मनसब पर बैठाया होगा, मैं उनके कहने पे पाकिस्तान नौज़ुबिल्लाह तोड़ने पे भी गुरेज नहीं करूंगा। तो मेरा ख्याल है याद सादक ने नमक हलाली की है। हाँ, इमरान खान साहब को चाहिए कि ऐसी असम्बली का हिस्सा क्यों बनते हैं जिनके बारे में वो रोजाना एहतजाज कर रहे हैं। पनामा पे रिजल्ट कुछ नहीं आया, महमूद चकज़ई ने पाकिस्तान में जहर उगला, कुछ नहीं आया, अल्ताफ सैन साहब ने कुछ नहीं बोला। आज नंदीपुर का रिकॉर्ड अरबों रुपए का, जिसमें तकरीबन 23 अरब रुपए ज्यादा लगाए, उसका रिकॉर्ड फाड़ दिया गया। तो पाकिस्तान ना किसी कानून के तहत चलता है, ना बात है। देखे, जंगल की बादशाह शेर की हुकूमत हो, शेख तो खून का प्यासा होता, उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती। मैंने जाना था साबर की, आपने नंदीपुर का रिकॉर्ड आज फाड़ दिया गया है, ये कैसे हुआ? उधर तकरीबन 40-45 लाख का टैंकर है, कई टैंकर फेक कर दिए गए। आज कुछ बंदे कल रात को गए, सारे का सारा रिकॉर्ड ही जाया कर दिया। आज कमेटियां गई हुई थी, कमेटियां जिन्होंने ये रिकॉर्ड जाया करवाया, जिन्हें खत्म करवाया, उन्हीं की कमेटियां बनाई हुई गई थी। इस मुल्क में तो बड़ा जबरदस्त काम है कि लूटो भी खुद, इंक्वायरी भी खुद करो, और याद रहे NOC भी खुद ही दे दो। बड़ी ये इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं भट्टी साहब, या तो रिकॉर्ड वो ज़ाया करा दिया जाता है या फिर आग लगा दी जाती है। पाए LDA प्लाजा हो, मेट्रो का रिकॉर्ड हो, किसी और चीज़ का रिकॉर्ड हो, उसको आग लगा दी जाती है। अच्छा, आपसे सवाल मेरा ये है, खान साहब ने ये भी बात कही है कि हम जो 24 तारीख का धरना है उसको हम शायद उसकी तारीख चेंज कर सकते हैं, दूसरी जमातें जो हैं उनको साथ मिलाने के लिए। मुझे ये बताइए कि दूसरी जमातें अगर धरने का टाइम या तारीख चेंज करवाती हैं तो क्या उसकी वजह ये होगी कि वो इमरान खान के साथ शामिल करके बेहतर एहतजाज करना चाहती हैं, या फिर ये जो एक एहतजाज है इसको भी एक तरीके से मौखर कराने की ये बात होगी? अच्छा, उसमें एक तो स्पीकर की बात कर दूं कि स्पीकर जो हम देखें रिसेंट पास्ट में तो सिर्फ एक स्पीकर हमें मिलते हैं जिन्होंने थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश की थी, और वो थे सैयद फ़ख्र इमाम साहब, और उनके खिलाफ फिर तहरीक आदम एतमाद आई और उनको घर भेज दिया गया। उनकी जगह पे फिर हामिद नासिर चट्टा साहब स्पीकर रहे थे। तो इसलिए जो भी स्पीकर इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेगा उसका अंजाम सैयद फ़ख्र इमाम जैसा होगा।
जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपने कहा कि इमरान खान साहब ने आज ये ऐलान क्यों किया, वो ऐलान इसलिए भी किया है कि एक तो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने उनसे अपील की थी कि उनके घर की तरफ ना जाया जाए। दूसरा जो अंदर की इतला है वो हम कल दे चुके थे कि पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट में फासले कम हो रहे हैं, गलत फहमियाँ जो पैदा हो गई थी वो दूर हो रही हैं और एक वसी तर कौमी मफाद का एजेंडा, वसी तर कौमी एजेंडे को तकमील के लिए पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और ख़ास तौर पे फ़ौज के दरमियान फासले बहुत कम हो चुके हैं। और इसका हमने एक छोटा सा नज़ारा जो है वो यौम दिफा के मौके पे आर्मी चीफ़ और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के को आसपास बैठे देखा और गपशप लगाते देखा, जो कि ये चीज़ अलार्मिंग थी। और पीपल्स पार्टी ने भी पसे पर्दा तहरीक इंसाफ के साथ वो राब्ते में है और बिलावल भुट्टो जरदारी जो पैगाम लेके गए हैं दुबई, यहाँ की जो पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है वो लेके गए हैं। तो आने वाले दिनों में इस बात का बहुत कवी इम्कान है कि पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान अवामी तहरीक और जमात इस्लामी और शेख रशीद ठीक हो गया। आप समझते हैं कि ये बिल्कुल एक वसी तर एहतजाज के लिए ये किया जाए। अच्छा, मुझे भट्टी साहब की तरफ जाना है। भट्टी साहब इस पर भी रिस्पॉन्ड करते हैं और एक मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगरचे मुस्लिम लीग नून बिल्कुल ये बज़ाहिर कह रही है कि किसी दबाव में नहीं है और उनके वज़रा बड़ा माहौल को गर्म कर रहे हैं, लेकिन मुझे सोर्सेज बता रहे हैं कि ये भी मियाँ साहब ने अपनी कैबिनेट में जो उनकी क्लोज कैबिनेट है उनसे बात की है, आपस में ये फैसला किया है कि अगर सूरत हाल ऐसी हुई कि ये बहुत ही गंभीर हो गई तो फिर मैं स्टेप डाउन कर जाऊंगा। और उसके लिए जो नामों की शॉर्ट लिस्टिंग की जा रही है उसमें खुर्रम दस्तगीर साहब का नाम बड़ी लिया जा रहा है कि शायद उन पर बात हो जाए। और इसमें यह भी कहा गया कि गुज़श्ता कुछ दिनों में 2 दफा वज़ीर आज़म साहब खुर्रम दस्तगीर साहब के घर भी जा चुके हैं। मैं एक गुजारिश करता हूँ, नंबर 1 तो मैं नहीं मानता कि एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी को कोई एनआरओ दे। अगर जैसे मेरा भाई साबर फरमा रहे हैं, एनआरओ की बात इसका मतलब है कि नहीं वो अगर करप्शन के इल्जामात पे आएंगे तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी पर ज्यादा है। मुझे माफ कर दे सर, मुझे माफ कर दे सर, माफ कर दे। ये देखिए बात करने की इजाजत दे दे, बाकी आपका हुक्म, आप हुकूमी इस्लाम। अच्छा, पीपल्स पार्टी डी ट्रैक कर रही है इस मूवमेंट को। 24 को इमरान ने ऐलान किया, 2 या 3 को मुहर्रम उल हराम शुरू हो जाएंगे, 10 दिन प्रोटेस्ट चल ही नहीं सकता, अक्टूबर इसमें निकल जाएगा। तो कैसे खूबसूरत तरीके से पनामा लीक में टीओआरस पे कमेटी बनी। तो मुझे बताएं उस कमेटी की एक इंच भी पेशरफ्त हुई? साहब प्राइम मिनिस्टर जो है, दूसरी जो आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर वाली बात, खुर्रम नवाज, और मेरा ख्याल है जो मेरी इतलात है, मैं इसको 100% कन्फर्म नहीं कर रहा, मेरा ख्याल है यार वो क्या नाम है उन खातून साहब का जिन्होंने तरीके निजात में बहुत कुर्बानियां दी यार, वो कुलसूम नवाज के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। वो वजीर है कोई बड़ी माशाल्लाह सेहतमंद सी मोहतरम यार अनूशे रहमान, सुना है इसहाक डार और मियां नवाज शरीफ सब मुतफिक हो गया मोहतरमा अनूशे रहमान के नाम पर उनको वजीर आज़म पाकिस्तान बनाया जाए। उनका ख्याल है कि अनूशे रहमान ने तरीके निजात में कुलसूम नवाज का बहुत साथ दिया, बढ़ चढ़ के मूवमेंट में हिस्सा लिया, खवातीन की सीटें भी वो जो हैं वो जो टिकटें हैं वो भी उन्होंने तकसीम की। लेकिन बहरहाल फैसला क्या होता है ये वजीर आज़म पाकिस्तान बाख्तियार यकीनन उन्होंने हालात के मुताबिक करना। जी साहब। अच्छा देखें, खुर्रम दस्तगीर का नाम आपने लिया तो अय्याज सादिक साहब के अंदर भी ये उनके अंदर भी ये ख्वाहिश मौजूद है कि अगर ऐसा कोई इन हाउस चेंज का प्रोग्राम बनता है तो फिर वज़ीर आज़म के मजबूत तरीन उम्मीदवार वो होंगे। और जो आज उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ कल रेफरेंस भेजा है 2 दिन पहले, उसके पसे पर्दा भी यही है कि उनसे ज़्यादा हुक्म की तामील और कोई नहीं कर सकता। जहाँ तक आपने कहा कि तहरीक निजात के दौरान उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, तो उसमें तो फिर सबसे ज़्यादा अगर काम किया तो फिर चौधरी जाफ़र इकबाल साहब की फ़ैमिली है, इशरत अशरफ साहिबा की फ़ैमिली है। उन्होंने अपने घर मियाँ साहब बेगम कलसूम नवाज साहिबा को जगह दी, सारा लुक आफ्टर किया, क्रेन को उठाया गया, तो जितनी भी वो थी। और उसके बाद जावेद हाशमी साहब थे। तो ये क्राइटेरिया नहीं है भट्टी साहब जो आप कह रहे हैं कि इस वजह से नहीं। साबिर एक और पहलू पे अगर आप कमेंट कर सकें,
किसी भी ऐसे आदमी को वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब नहीं बनाएंगे जो मजबूत होगा, जो अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है। याद सादिक साहब ने इलेक्शन हराया इमरान खान साहब को, जैसे भी हराया, लेकिन वो एक लाहौर से उनका ताल्लुक है और अपनी कंस्टिट्यूंसी के किसी आदमी को वो ये ओहदा नहीं दे सकते। अगर शहबाज शरीफ साहब की जगह वज़ीर आला बनाया गया था तो दोस्त मोहम्मद खोसा को लाया गया था वहाँ से DG खान से कि वो कोई थ्रेट पोज ना कर सके। तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि खुर्रम दस्तगीर साहब तो अगर उन्हें कहा जाए तो वो सांस लेते हैं, अगर कहा जाए तो फिर वो बैठ जाते हैं, उठ जाते हैं। और गुजरांवाला से ताल्लुक है, कोई ज्यादा जैसे वो कहते हैं ना कि एक स्पाइनलेस आदमी है। खुर्रम दस्तगीर साहब के बारे में एक और इंफॉर्मेशन शेयर कर लूँ कि जो इंडिया को मोस्ट फेवरेट नेशन करार देने की बात थी, वो बैकडोर चैनल पे जो पैगाम वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह तक लेके गए थे और भारतीय हुकाम को पहुंचाया था वाया वाघा बॉर्डर, वो खुर्रम दस्तगीर साहब थे। और फिर उन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि पाकिस्तान में चूँकि हालात बहुत ख़राब हैं, आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट का मसला है, हम आपको मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा वही देंगे लेकिन इसका नाम तब्दील कर लेते हैं, तो हम आपको नाम तब्दील करके बताएंगे। तो बैकडोर चैनल पे खुर्रम दस्तगीर साहब ये काम पैगाम रसानी का भी दिल्ली के साथ करते रहे हैं और अब भी ठीक है। मुझे साबिर, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है। ये बड़ी आपने इंफॉर्मेशन दी है। भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं और वैसे भी अब जब दानियाल साहब आके गुफ्तगू करते हैं तो हम देखते हैं कि खुर्रम दस्तगीर साहब भी अब उनके साथ खड़े होना शुरू हो गए हैं। तो कुछ ना कुछ पक्ष जरूर है। बात इन मौजूआत पर भी जारी रखेंगे। जमात इस्लामी का भी धरना है, कराची का इलेक्शन, और भी कुछ तफसील मजीद बताएंगे कि वज़रा के चेहरे क्यों उतरे हुए थे जब ये वो गए यौम दिफा की तकरीब में। लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। रिपोर्टर्स में हम मुमकिना जो चॉइसेस हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे थे खुर्रम दस्तगीर की तो ब्रेक के दौरान देखें जो रिपोर्टर्स कितना कॉशियसली और कितनी चीज़ों को वॉच करता है। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बाबर डोगर हमारे बड़े एक मेहनती रिपोर्टर हैं ARY लाहौर ब्यूरो के, उन्होंने आके ये मुझे बताया कि एक बड़ा लिंक जो है वो ये भी हो सकता है कि बड़े करीबी अजीज़ हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब जियो ग्रुप के जो मालिक हैं मीर शकील रहमान। क्या उनका ताल्लुक है, रिश्तेदारी क्या, मुझे उसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके वो बड़े करीबी अजीज़ हैं क्योंकि शकील साहब की वालदा का ताल्लुक भी गुजरांवाला से है और खुर्रम दस्तगीर साहब भी गुजरांवाला के एक बड़े हैं पहलवान हैं और बहुत एक वहाँ के मशहूर मारूफ उनका ख़ानदान से ताल्लुक है। भट्टी साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा क्योंकि आपने एक सवाल किया था साबिर से और मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। आपने कहा अनुशा रहमान ने बड़ा रोल प्ले किया, बड़ा सब ये कुछ किया। अनुशा रहमान का तो मुझे कोई रोल नज़र नहीं आया सियासी जो आपने मुझे बताया, और बहुत सारी जो उनके हवाले से उनकी शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू मैं सुनता रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे इत्तफाक नहीं करता कि उनका कोई बड़ा रोल था किसी पॉलिटिकल मूवमेंट में। अच्छा, मेरी इतला थी, मैं जो 100% श्योर नहीं, मैंने तो सुना था तरीके नजात में वो कुलसूम नवाज के साथ साथ थी और कुलसूम नवाज साहबा की रिकमेंडेशन पर बनाया गया है। ताहम कुछ लोग कहते हैं तरीके नजात में वो पाकिस्तान में नहीं थी, तो हो सकता है आपकी इतला ठीक हो, लेकिन देखते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किसके लिए किसको नया वज़ीर आज़म बनाना पसंद करते हैं। अनुशा साहबा इसाक डार साहब की गुड बुक्स में हो सकती हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की, लेकिन ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि वो कुलसूम नवाज साहबा की गुड बुक्स में नहीं है। साबिर, आपकी तरफ आता हूं। आज एक और धरना भी तो है जो जमात इस्लामी दे रही है, तो ये एक तो ये जो इज्तिमा है इसकी सिग्निफिकेंस, क्योंकि ये तो बिल्कुल रेड जोन के सामने जा रहे हैं, वहाँ पे कंटेनर वगैरह लग गए हैं, और क्या फिर ये भी वो जो आप एक बात कर रहे थे कि बड़ी अपोजिशन आ जाएगी उसमें जाएंगे, तो आगे जमात इस्लामी भी इस धरने में शरीक हो सकती है या उस मार्च में जो इमरान खान रायविंड की तरफ ले जाना चाहते हैं? अगर हम इस धरने की वजूहात मालूम करें तो उससे पहले अगर समी साहब वो जो शॉट्स हैं कि कल परवेज़ रशीद साहब और ख्वाजा आसिफ साहब के चेहरे क्यों लटके हुए थे, अगर वो शॉट सुन लें और तो हमें समझ आ जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश वाला मामला भी खास तौर पे बड़ा अहम है इसमें। ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब जो फरमाते रहे हर्जा सराई, सबसे पहले तो 2006 में उन्होंने एक हर्जा सराई की थी, ज़रा वो सुनवा दें। आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। जरा एक और सुना दें जो दुनिया टीवी के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था। 33 साल जो है इन्होंने हुकूमत की, इन्होंने कतर की जंग हारी। आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी?
65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने? इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे? इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा उनसे? कह रहे हैं? अच्छा, परवेज रशीद साहब भी बड़ा खुलकर बयान करते रहे, वो भी कल बड़े उतरे हुए चेहरे के साथ बैठे थे, उन्होंने भी बड़ी गुफ्तगू फरमाई। उन्होंने कहा कि हम तो दलील वालों के साथ हैं। उनके साथ खड़े हैं जो दलील के साथ बात करते हैं, वो उनके साथ नहीं खड़े जो दलील के साथ बात करते हैं। उनके साथ खड़े हैं जो दलील के साथ बात करते हैं, वो उनके साथ नहीं खड़े जो दलील के साथ बात करते हैं। अच्छा, एक गुफ्तगू जो ये दोनों लीडरान हैं, इनके कायद नवाज शरीफ साहब ने भी ढाका फाल के हवाले से, पाकिस्तान फौज के हवाले से की थी, वो भी आपकी यादों को ताज़ा करने के लिए सुनवा देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि जब मशरकी पाकिस्तान टूटा तो कौन पाकिस्तान का हुक्मरान था? फौजी टोला, उसने पाकिस्तान तोड़ा। क्या किसी ने आज तक कौम से माफी मांगी? क्या किसी ने कहा कि जनाब हम कौम से शर्मिंदा हैं? और मुल्क तोड़ने वाले देखें आप, सितम ज़रीफ़ी ये है कि मुल्क तोड़ने वाले फौजी जर्नैल, उनकी लाशों को पाकिस्तान के झंडों में लपेट कर उनको दफनाया गया। ये आपने साबर ये गुफ्तगू सुनी आपने जो फरमा रहे थे कायदीन, और यही वजह थी कि चेहरे उतरे हुए थे, उसी घर में बैठे हुए थे जिनको गालियां निकालते हैं, बुरा कहते हैं, और अभी भी जिनके बारे में हर्जा सराई से बाज नहीं आते। एक पहले अगर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का वो शॉर्ट सुनवा दें जिसमें वो बता रहे हैं कि मशरकी पाकिस्तान कैसे बना था और बांग्लादेश किसने बनाया था, मशरकी पाकिस्तान को अलहदा किसने किया। प्रोड्यूसर साहब वो शॉर्ट भी सुनवा। दिनों को याद करें, हमारी आने वाली पीढ़ी को बताएं कि हम ही तो वो लोग थे। वो एक एक मुक्ति योद्धा, आज यहाँ मुक्ति योद्धा यहाँ बैठे हैं, मैं उनको नमन करता, और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हिंदुस्तान की फौज ने अपना रक्त बहाया, और कोई कह नहीं सकता था कि ये रक्त मुक्ति योद्धा का है, ये रक्त भारत की सेना के जवान का है। कोई फर्क महसूस नहीं होता था, वो भावना का प्रबल उमंग। जी साबिर, वो सारी बैकग्राउंड ख्वाजा आसिफ साहब और परवेज रशीद साहब की अब जो चेहरे पे कर्ब था परसों यौम दिफा के मौके पे, अब मेरा ख्याल है कि आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा और मैं तो बहुत अच्छी तरह समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब माजी में उनकी ये वो कोई इत्तफाकिया तौर पे उन्होंने ये स्टेटमेंट्स नहीं दी थी। वो ना 71 की जंग को मानते हैं, ना 65 की जंग को मानते हैं, ना कारगिल को मानते हैं, ना सियाचिन को मानते हैं। वो फ़ौज के अंदर से बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं, और वो इसलिए ख़िलाफ़ हैं कि मियाँ साहब ख़िलाफ़ हैं, और मियाँ साहब इसलिए ख़िलाफ़ हैं कि अक्टूबर 99 हुआ था और वो परवेज़ मुशर्रफ साहब को फ़ारिग करना चाह रहे थे, जिसमें कामयाब नहीं हुए। तो वो जो चीज़ है, वो बुग़्ज़ और वो कीना, वो बदस्तूर इनके सीनों में मौजूद है। और वो मेरा ख़्याल है कि कल परसों जब वो बैठे थे यौम दिफा के मौके पे, तो वो अंदर उनको उनका ज़मीर झंझोड़ रहा होगा, या फिर आपस अंदर कोई लड़ाई चल रही होगी कि हम यहाँ ये किस तकरीब में आके बैठ गए, जबकि वो थी यौम दिफा 6 सितंबर के शहदा की याद में मनाई, यौम और जितने अब तक ज़रब-ए-अज़्म में शहीद हुए उनके बारे में वो तकरीब मनाई गई थी। शब्बीर शरीफ शहीद, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, जो निशान हैदर जिनको मिले इन जंगों में। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब के जहन में ये चीज़ सारी चल रही थी, और यही चीज़ परवेज़ रशीद साहब के चेहरे पे अयां थी जो उनके अंदर इस वक्त जो चल रहा था। एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि 71 का ज़िम्मेदार कौन है, वो नरेंद्र मोदी साहब ने बता दिया है कि किस तरीके से वो मुक्ति बहानी उन्होंने बनाई और किस तरीके से मशरक़ी पाकिस्तान अलग किया। अब ज़िम्मेदारी ये बनती है ख्वाजा आसिफ साहब की और प्राइम मिनिस्टर साहब की, परवेज़ रशीद साहब की, कि वो मोदी से तो पूछें, इंडिया से तो पूछें कि वो ये सारा कुछ जो क्लेम किया, क्या उन्होंने उनसे बात कर रहे हैं साबिर आप, यानी आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो बड़े मासूम और बड़े बच्चे से लगे हैं आप, जिस तरह गोल मटोल सा आपका मुंह है, बिल्कुल बच्चों की तरह बात। यानी वजीर आजम नवाज शरीफ मोदी से कुछ सवाल करेंगे, पूछेंगे कि आपने ये सब क्यों किया? और उसके अहम तरीन करैक्टर जो है मशरकी पाकिस्तान के, वो थे शेख मुजीब, उनकी बेटी हसीना वाजिद। उनसे जो अवार्ड जाके ले रहा है, जो उनसे जफ्फियाँ डाल रहा है, उसका भी अंदाज़ा है। और जितने भी पाकिस्तान के नाम लेवा थे उनको फांसियाँ दी जा रही हैं, सज़ाए मौत दी जा रही है, लेकिन अभी तक ना तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब और ना ही परवेज़ रशीद साहब और ना ही ख्वाजा आसिफ साहब, किसी के मुंह से आज तक इन फांसियों की मज़म्मत या कोई थोड़ी बहुत ही कोई दुख दर्द एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। इसलिए जमात इस्लामी
कि अमीर सिराजुल हक साहब आज धरना दे रहे हैं, उनमें जो मेन एजेंडा वो यही है, भारत की बालादस्ती को छोड़ें और जो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए खुदारा आवाज़ उठाएं। ये था उसका बैकग्राउंड, ये जो सारे शॉट्स हमने सुनवाए हैं। ठीक है। मैं भट्टी साहब, ये बड़ी जो ये एक अहम बात है, इसलिए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान एक मुआहदा हो गया था आज से 35 साल पहले कि 71 के हवाले से जो कुछ भी है उसको, जिन लोगों पर आप इल्ज़ाम, कोई भी हुकूमत इल्ज़ाम लगाती है और ख़ास तौर पर बांग्लादेश की हुकूमत के, उनके ख़िलाफ़ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन 30 साल के बाद ये कार्रवाई का आगाज़ किया गया और बांग्लादेश की हुकूमत ने फांसियों पर लटकाया उन लोगों को जो उस वक्त ये तय था कि इनके खिलाफ मुकदमेबाजी नहीं होगी। ये एक क्रिमिनल साइलेंस है, सिर्फ कश्मीर पे खामोश नहीं है नवाज शरीफ साहब या इनकी हुकूमत। बांग्लादेश के हवाले से आज तक कोई हमें एहतजाज नज़र नहीं आया हुकूमती सतह पर, बल्कि मुझे तो ये नज़र आया कि परवेज़ रशीद साहब 3-4-5 दिन पहले एक खिताब जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है उसको ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे, कह रहे थे कि वहाँ पे जमहूरियत का तसलसल है, मासूम लोगों को वहाँ पर फांसियाँ लगाई जा रही हैं और वो उसकी तारीफ कर रहे थे और अपनी जिम्मेदारी तक पूरी नहीं कर रहे। तब यही चीज़ काबिल तकलीफ है, फिर हुक्मरान नाराज हो जाते हैं जब मुल्क दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करे और आप खामोश रहें। बांग्लादेश में हमारे इतने सीनियर लोगों को शहीद किया जा रहा है फांसी के नाम पर, लेकिन हमारे हुक्मरान एक अल्फाज नहीं बोलते। मुझे दुख है इसमें। सिराजुल हक साहब को एक अच्छी बात है कि उन्होंने आवाज़ हक तो बुलंद की, वो आवाज़ कहाँ तक जाती है या प्राइम मिनिस्टर तक जाती है या नहीं जाती, मैं उस डिबेट में नहीं जाता। उनसे पहले आपने मियाँ नवाज शरीफ साहब और दीगर कायदीन की तकरीरें सुनाई। यार कितने अफसोस की बात है कि पाकिस्तान इस वक्त बैरूनी साजिशों का शिकार है, हर तरफ से सांप पाकिस्तान को डसने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके किसी एक लीडर ने कहा कि ये फौजी टोला, और भाई फौजी टोला नहीं है, फौज एक पाकिस्तान की मुहावज है, एक अदारा है, एक फेडरेशन की जमानत है। खुदारा आप इंडिया दोस्ती में इस कदर आगे ना जाएं कि अपने ही मुहावजों को टोला और ये इस किस्म के नाम दे। इससे शहीद होने वालों की फैमिलियों की दिल आज़ारी होगी। जिन औरतों ने अपने हामिदों को उधर शहीद होते हुए खबरें सुनी हैं, जिन खवातीन, जिन औरतों के बच्चे वहाँ शहीद हुए हैं, जब आप उनको टोला कहेंगे तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। यार खुदा का खौफ करो। मेरा ख्याल है हुक्मरानों को चाहिए कि वो इस मौके पर अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का मुकाबला करे, ना ये कि अपने ही अदारों के खिलाफ साजिशें शुरू करे। ये ना उनके लिए बेहतर है, ना पाकिस्तान के लिए बेहतर है, ना पाक फौज के लिए बेहतर है। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा साबिर, एक बेशतर इसके कि हम कराची की तरफ जाएं, एक जो खबरें आ रही हैं फैसलाबाद में कॉम्बिंग ऑपरेशन में राना सनाउल्लाह के करीबी साथी जो हैं वो चाचू के नाम से मशहूर हैं, उनको भी पकड़ लिया गया है, एक और उनके साथी पकड़े गए हैं, कुछ असला वसला भी बरामद हुआ है, एक गाड़ी भी ऐसी बरामद हुई है जिस पे नंबर जो है वो 2 गाड़ियां एक नंबर के साथ चल रही हैं। तो ये मैसेज है कोई राना सनाउल्लाह के करीबी साथी, क्योंकि राना सनाउल्लाह तो एक बिल्कुल एक डॉन की सी हैसियत है उनकी, फैसला यहाँ पर पूरे पंजाब में वज़ीर कानून, वज़ीर दाखिला और बड़ा वो गर्म होकर बात करते हैं। तो ये क्या कुछ आपके पास इतलात आ रही हैं? अच्छा, जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है ना समी साहब, ये इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी और ये जो टेररिस्ट हैं, सहूलतकार हैं, ये मामला उन तक जाएगा। लेकिन एक बात बता दूं कि जो आज नंदीपुर का रिकॉर्ड जलाया गया है, ये और भी दफातर के रिकॉर्ड बड़े बड़े जो हैं वो गायब किए जा रहे हैं। वो ज़ाया कर दिए जाएंगे या गायब कर दिए जाएंगे या कहीं आग वाग लगती रहेगी। और वो इसलिए किया जा रहा है कि कहीं कराची की तर्ज पे किसी दिन किसी सरकारी महकमे में कोई कॉम्बिंग ऑपरेशन ना हो जाए और कोई सिक्योरिटी फोर्सेस या कोई और जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंटेलिजेंस इदारा आके कोई ऐसी कार्रवाई ना कर दे कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ लग जाएं। तो ये चीज़ आने वाले दिनों में भी भट्टी साहब खास तौर पे, क्योंकि पंजाब में सब कुछ होना है, इस बात का इम्कान है। ठीक है, इम्कान। अच्छा भट्टी साहब, ये तो बिल्कुल वैसी सूरत हाल है जैसे हम देखते हैं कि कोई जब लुटेरे आते हैं और किसी जगह पे काबिज हो जाते हैं तो वहाँ पे लूट मार करते हैं और जाने से पहले फिर अपना नाम निशान मिटाने के लिए या तो आग लगा देते हैं या चीज़ों को तोड़ फोड़ देते हैं, किताबों को साथ ले जाते हैं। LDA के दफ्तर में भी आग लगती रही बार बार और सारा रिकॉर्ड जो है वहाँ पे ज़ाया हुआ। अब ये नंदीपुर का रिकॉर्ड भी, तो ये सारा मिटा देंगे या आपके पास क्या इतलात है? कुछ लोगों ने भी कुछ कॉपीज वगैरह करवा के रखी तो होंगी, इन लोगों के निशानात तो मिलेंगे। सब गुजारिश आपने बड़ी माकूल बात की है। पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे ज्यादा तरक्की की है करप्शन ने, धांधली ने, जालसाजी ने, मक्कारी ने, अयारी ने की है। देखें, आपने भी LDA की आग का भी जिक्र किया, उसमें मेट्रो का था खासा रिकॉर्ड, लेकिन
ये रिकॉर्ड का खासी जगह मौजूद है। ये जहल मुतलक है, जैसे बकरा मरने से पहले फटफड़ाता है, मेरा ख्याल है ये हिसाब है। खासकर जो आपने कॉमिंग ऑपरेशन की बात की, मैं उस तरफ आता हूँ। इधर पंजाब में एक वज़ीर आला मोहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब जो कंपैरेटिवली सबसे बेहतर हैं। सेकंड वज़ीर आला में मुझे बताएं, मैं बताने लगूँ ना, यानी ये इतनी बेहतरी है कि उन्हें तरीका आता है कि सफाई से आगे लगा के सारा रिकॉर्ड आप खत्म कर दें। वज़ीर आज़म है हमजा शहबाज साहब, और थर्ड वज़ीर आज़म है मोहतरम मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं राना सनाउल्लाह। उन पर ऑपरेशन होना ये बहुत बड़ी बात की निशानदेही है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे साबर की बात सच हो जाए। मुझे तो वैसे नहीं लगता कि ये सच होगी, लेकिन अल्लाह करे साबर जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, पंजाब भी खुशहाल हो, करप्शन से पाक हो, कत्ल गारत से पाक हो, लूट मार से पाक हो, और जो डेवलपमेंट काम किए जा रहे हैं और खरबों रुपया जिसमें से फ्रॉड किया जा रहा है, उन लोगों को सजा दी जा सके। ठीक है। अच्छा साबिर, एक और इशू पर आपसे बात करना चाहता हूँ। एक रिपोर्टर्स में ही हमने स्टोरी फाइल की थी वैक्सीन की खरीदारी के हवाले से, उसमें निशानदेही कही थी कि, और लेकिन मुझे नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेकिंग पे जाना है, तो इसलिए एक मुख्तसर सा वक्फा, फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे थे हम, एक खबर हमने रिपोर्टर्स में दी थी वैक्सीन की ख़रीदारी के हवाले से, और उसमें यह कहा गया था कि घपला किया गया, उस पर हमारे खिलाफ कार्रवाई भी की गई। अब ऑडिटर जनरल ने भी उसके निशानदेही की है। साबिर, क्या वो तफसीलात हैं, ज़रा कुछ हमारी मेमोरीज़ को रिफ़्रेश कर दें आप। ये हमने समी साहब एक गलती कर बैठे थे कि खबर दे दी सायरा अफजल तारड़ की सेहत वजारत के मुतालिक। ये इन्होंने कोई तकरीबन 40 करोड़ की मेडिसन, एक वैक्सीन उठाई थी, और हमने ये ख़बर दी थी कि इसमें बेज़ाब्तगियाँ हैं, और इसमें दूसरी बेज़ाब्तगियों के अलावा ये भी था कि ये एक ही दिन ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ था। ये हमने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, और उसके बाद सायरा अफजल तारड़ ने एक अपने ऑफिसर से कहा, वो मेरी गल हो गई अब सारा आलम नाल, वो फिट कर देंगे रिपोर्टर्स नू। और उसके बाद मैंने तो समझा शायद ये मजाक है, लेकिन वो वाकई उनकी बात हो गई थी, और फिर पैमरा में दरख्वास्त गई। हम आज तक तारीखें भुगत रहे हैं काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो जो पॉइंट हमने उठाए थे, जिस बेज़ाब्तगी की निशानदेही हमने की थी, ये जनवरी में हमने स्टोरी की थी, और ऑडिटर जनरल ने 4/8/2016 ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, एक एक पॉइंट को उन्होंने नोट किया, और वो सारी बेज़ाब्तगियों की निशानदेही करते हुए इनसे जवाब मांगा है कि ये कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीन आपने एक ही दिन ख़रीदी, एक ही दिन उसका ऑडिट हुआ, एक ही दिन चेक इशू हुआ, एक ही दिन उसकी सारी की वो लाखों करोड़ों की तादाद में थी, उसकी गिनती भी हो गई। ये सारी चीज़ें ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में मौजूद हैं, सारे पॉइंट्स, और अब देखते हैं कि ठीक है अगला कदम क्या होगा, क्या होता है। ठीक है, मैं मुझे भट्टी साहब की तरफ आना है इसी सवाल का। भट्टी साहब, ये सब कुछ ऑडिटर जनरल ने भी पॉइंट आउट कर दिया, लेकिन मेरा ख्याल ये आप जो कुछ मर्जी कर लें, अब सार आलम साहब को जो हदायत है वो तो वो पूरी करेंगे। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ सच दिखाना, आईना दिखाना। जो खबर हमने दी थी हकायक पर मुबनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज वक्त ने हुकूमत ने खुद साबित कर दिया। लेकिन सायरा अफजल साहबा के बारे में कभी आप हाफसाबाद जाए ना, जुल्म की दास्तान इतनी तवील होंगी कि आपके पेंसिल और कागज़ ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह करे अब सार आलम साहब इस ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आने के बाद मेरा ख्याल है एयरवाइज से भी माजरत कर ले, हम भी उनके भाई हैं। मुझे जाना है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। साबिर, आपका भी बहुत शुक्रिया, भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। इस हफ्ते का जी आखिरी रिपोर्टर्स था। अगले हफ्ते ईद की छुट्टियां हैं, अगर कोई शायद एक आध दिन प्रोग्राम हो, नहीं तो फिर जैसे ही शुरुआत होंगी प्रोग्राम्स की, रेगुलर प्रोग्राम्स की, तो आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।